बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो गेन कर रहा है पंजाब, क्योंकि पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल करना है। मामला अदालत में भी गया, अदालत ने उनको टाइम अलाउ किया और ये भी कहा कि वो सुनेंगे बाकी जो दरखास्त गुजार है उनका मौक़िफ़ भी। लेकिन अगर 11 तारीख से पहले वज़ीर आला पंजाब अज खुद एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। क्या एतमाद का वोट लेना इतना ही आसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए? मसला चौधरी परवेज इलाही साहब का यहाँ कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज्यादा है। चौधरी परवेज इलाही साहब के तो जितने भी लोग हैं, सुना ये जा रहा है कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मामलात शायद इतने सादा अब नहीं रहे। 3 मेंबराने सूबाई असेंबली तो ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे, लेकिन शायद तादाद इससे ज्यादा की हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी पंजाब के अंदर इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और फिर वज़ीर आला का इंतखाब ये इत्तेहादी ही जीतेंगे और पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत दोबारा से कायम कर पाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ, उस हमले के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट आई जिसने कत्ल करने की कोशिश की इमरान खान साहब को, उस शख्स की। उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक JIT तश्कील दी और जो इमरान खान साहब के फेवरेट हैं लाहौर के CCPO जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब, उनको कन्वीनर मुकर्रर किया गया उस JIT का। उस JIT ने जाकर तफ्तीश की अपने तई और अब आज जनाब चौधरी फवाद साहब ने फरमाया है कि इमरान खान साहब पर एक जगह से नहीं तकरीबन 3 जगह से शायद गोलियां चली और 3 जगहों पर खौल भी और मौजूद थे, यानी कार्ट्रिजेस मौजूद थे, उनके खौल मौजूद थे गोलियों के। और इमरान खान साहब के ऊपर एक प्रॉपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई और ये जो मजहबी मुनाफरत है इसको बहाना बनाकर इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने की कोशिश की गई। जो ज्यादा अलार्मिंग या चौंका देने वाली बात है वो ये है कि अब वो डायरेक्टली, पहले इमरान खान साहब चाहते थे कि एक डेकोरेटेड फौजी अफसर को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नाम तो वो शामिल करते थे और शायद उन पर तो FIR हो भी जाती, लेकिन क्योंकि एक डेकोरेटेड फौजी अफसर का जिक्र आया तो ये मामला पाया तकमील तक ना पहुंच सका। आज फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या वजह है कि वो JIT के लोग उनको रसाई नहीं मिली, ना ही जो DPO हैं गुजरात के जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिनको अपॉइंट किया वहां पर DPO, ना उन्होंने अपना फोन फोरेंसिक के दे दिया, ना और बहुत से CTD के लोग थे उन्होंने बताया कि जी कहां पर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, ना कोई CCTV कैमरा मुहैया किया गया, ना उसकी फुटेज दी गई। तो कौन इतना ताकतवर है जिसने सारा अमल होने से रोक दिया? क्लियरली उनका इशारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। ये कहना है जनाब फवाद चौधरी साहब का, और चाहे वो इसका जिक्र करें या ना करे, तासुर वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, कम से कम उसकी तफ्तीश रुकवाने के लिए या ट्रांसपेरेंट तफ्तीश ना होने देने में बहुत बाअसर लोगों का हाथ है। क्या ये मुमकिन है? और एक और जो मामला दिलचस्प चल रहा है वो ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि सब इकट्ठे हो जाएं, PSP भी इकट्ठी हो जाए और सब इकट्ठे हो जाएं और कराची के लिए काम करें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये शायद पहली दफा देखा है कि अब गवर्नर सिंध जो है वो लीडर ढूंढते फिर रहे हैं कि अब एक्चुअली सारे मामले को लीड कौन करेगा, मामले की शक्ल क्या बनेगी और क्या जो बातें अब कही जा रही हैं जिनके अंदर शायद वजन भी है कि अल्ताफ हुसैन जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद भी रहे, उस फैक्शन के जिसने फिर अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बन गया, क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने माफी मांगने के बाद उनकी छतरी तले ही सब इकट्ठे होंगे? और क्या उनकी बगैर मुमकिन नहीं है कि तमाम जो मुहाजिर वोटर है वो MQM का साथ दे या इन तमाम जमातों के जो वोटर है वो उनका साथ दे? एक बहुत बड़ा सवाल है और क्या ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि इन सबको इसलिए मिलाया जा रहा है और वो क्लियरली इशारा देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है कि नहीं, हमारा वोट यानी तहरीक इंसाफ का वोट रोकने के लिए, उनको इक्तदार में न आने देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। लिहाजा बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब, मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर भी हैं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मजहर अब्बास साहब,
हमारे उस्ताद हैं, मुल्क के मुमताज सहाफ़ी हैं, बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास होती है। मतलब साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे भाई जनाब आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, बड़ी इन्फॉर्म जर्नलिस्ट है आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां साहब सबसे पहले जरा ये पंजाब के हवाले से बात हो, इस पे जरा थोड़ी सी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाह आजमाई की है आपके बारे में और कहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब क्योंकि लाहौर में तशरीफ लाए हुए हैं या तशरीफ लाए और वो बकौल उनके पैसा खर्च कर रहे हैं मेम्बरान की लॉयल्टीज लेने के लिए, क्या ऐसा ही हो रहा है और ये मामला किस तरफ चलेगा? मियां साहब, आसिफ जरदारी साहब ने मिशन लाहौर शायद संभाला हुआ है, अब आपको लग रहा है कि ये तादाद 3 जो माइनस हुई है ये 3 है या आपके पास कुछ और भी इत्तलात है कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंट है कि चौधरी साहब नहीं ले पाएंगे आप एतमाद का वोट और आपकी हुकूमत दोबारा बनने जा रही है पंजाब के अंदर? देखें, मुनीफ फ़ारूक साहब बकौल परवेज़ लाई के उनका कहना है कि 90% अरकान असम्बली जो हैं वो असम्बली तहलील नहीं चाहते। अब मुझे कोई ये बताए कि 90% तहलील नहीं चाहते तो किस तरह वो एतमाद का वोट देंगे उनको। और फिर दूसरा सवाल उठता है कि अगर ये इतने ही संजीदा हैं असम्बली तोड़ने में, जो अभी इमरान इस्माइल की आप बात सुनवा रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा से तो बिस्मिल्लाह करें ना, तो उसके बाद पंजाब में ज़ोर आज़माई शुरू कर दें। मगर बात सीधी सी है कि चाहते ये भी नहीं है, चाहते ये हैं कि इस दबाव में अपनी बातें मनवाना। और वो बातें क्या हैं? बातें सीधी सी हैं कि जो इमरान खान के पेंडिंग केस हैं वो पेंडिंग रहें, उनके फैसले ना हो। और जो ये आज और कल बार बार ये फवाद चौधरी अदालतों पे उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ताकतवर लोगों के कहने पे फ़ैसले देती हैं और फ़ैसले करती हैं, ये आज याद आया इनको। और अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो फिर जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, क्या फिर किसी के कहने पे ही आए होंगे ना? तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम जो हैं वो सज़ा याफ्ता रहें बकौल फवाद चौधरी के दबाव में फ़ैसले करवा लिए गए थे। तो आज आप बकौल आपके कि आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाए जा रहे हैं, तो फिर आज़म सवाती या दीगर लोगों को किस तरह बेल आउट किया जा रहा है? फिर आप ये बताएं कि इमरान खान अदालतों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और धमकियां देते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और जो एक ताकतवर अदारे जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं उन पर जो गाली गलोच करते हैं, धमकाते हैं, क्या कोई FIR आज तक हो सकी है इमरान खान के ख़िलाफ़? यही रोल कोई और अदा करता तो क्या आज तक वो ज़मान पार्क में मौजूद होता? कभी ना होता। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये इल्ज़ाम तराशी ऐसा करना वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो मुनीफ फ़ारूक साहब, ये परवेज़ लाई तो अगले 10-15 दिन में आपको वज़ीर आला पंजाब, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहे, शायद आपको नज़र आ रहे हो तो अलग बात है। अच्छा, वो चाहे अदालतों से जैसे भी फैसले आए। अब चले, वो तो अदालतों के मामलात के ऊपर तो खैर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो नंबर है वो तो आपने मियां साहब पूरे करने हैं, आपको नजर नहीं आ रहे। मदराबाद साहब, ये पंजाब के अंदर कैसे नहीं आ रहे है? अच्छा चले, ठीक है, वो आपको लग ठीक है भैया साहब, नंबर आप या बता दें, या तो आप फिर के नंबर कितने हैं परवेज लाई साहब के पास, कितने कम हो रहे हैं? 3 का तो जिक्र आ रहा है कि 3 मेंबरान नहीं देंगे, या तो जरा रोशनी डाल दें फिर आप। मेरा जो ख्याल है, एतमाद का जब वो वोट लेंगे तो 25-30 लोग उसको एतमाद का वोट नहीं देंगे। 25-30 ये बहुत बड़ा नंबर है, और अगर एतमाद का वोट नहीं देंगे तो फिर यकीनी तौर पर ऐसे लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो कुछ सोच के ही ऐसा करेंगे। बहरहाल मदर साहब, यहाँ खालिस्तन इस्तेमाल, वो जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया जा रहा है, कोई लालच वगैरह फैक्टर है या वाकई ये इस बात में तो वजन है? और बहुत से लोगों से जो MPA साहिबान है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी ये बेवकूफ़ी है, हिमाकत है, आज बड़ी प्रोटेक्शन एंजॉय कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुद इमरान खान साहब बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं पंजाब के अंदर हुकूमत होते हुए, तो ये सुसाइडल होगा कि ये जो करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश की गई। लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि हम मजबूर अपनी जगह पर हैं, लेकिन
असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है, तो फिर शायद कुछ ऐसे लोगों का होना खारिजुल इम्कान नहीं, हम कह सकते कि जो वाकई समझे कि नहीं असेंबली नहीं तोड़नी, इसलिए एतमाद का वोट भी नहीं देना पड़े साहब। मुनीब, मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो ये समझते हैं जिनकी रिजर्वेशंस होंगी, और यकीनन होंगी, बहुत से लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि तहलील नहीं करना चाहिए, लेकिन इस स्टेज पर वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पंजाब में और ओवरऑल पीटीआई की पॉपुलैरिटी का जो भी, चाहे वो आप उसे दावा कहें या सर्वेस कहें, जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी के वक्त में वो पीटीआई को छोड़ के क्या हासिल करेंगे। ये जाहिर है, जो भी गवर्नमेंट अगर फ़र्ज़ करें एतमाद का वोट नहीं भी लेते, नहीं ले पाते परवेज़ इलाही साहब, तब भी उनकी गवर्नमेंट, जो भी पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी, वो कितने अरसे के लिए बनेगी? उसके बाद तो जनरल इलेक्शन होने ही हैं। तो या तो वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे जो हमने पहले देखा जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, 20 में से 15 सीटों के में हार गई पीएमएलएन। तो मुझे नहीं लगता, जो है पूरे उससे तो नहीं कह सकता वसूख से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पीटीआई के इतनी बड़ी तादाद में, जितनी जावेद लतीफ़ साहब तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के लोग जो है इस स्टेज पर जो है साथ छोड़ेंगे। कोई एक आध अगर साथ छोड़ जाए तो अलग बात है। और ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेते हैं तो पीडीएम कहाँ खड़ी होगी फिर? क्योंकि पीडीएम इससे पहले भी जब हमजा शहबाज वाला अटेम्प्ट हुआ था, उसके जो नताइज निकले वो पीडीएम के लिए और बुरे निकले, और पीडीएम से मुराद फिर ये कि पीएमएलएन के लिए बहुत निकले। तो अगर कल जाके वो परवेज़ इलाही दोबारा एतमाद का वोट ले लेंगे, तो आप मुझे बताएं कि अगले इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल बनेगी उसमें पीडीएम फिर किधर खड़ी होगी और पीएमएलएन फिर कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि बैक टू बैक डिफीट जो है वो किसी भी पार्टी के लिए जो है बहुत बड़ा सेटबैक होती है, ख़ासतौर पे आम इंतखाबात से पहले। तो ये खुद इनके लिए भी, पीएमएलएन के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाते, तो ज़ाहिर है पीडीएम इस पर ज़ाहिर है जश्न मनाएगी उसमें। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो पीडीएम के लिए अगला इलेक्शन और मुश्किल हो जाएगा। देखिए मलिक साहब, ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो शायद मुल्क के हालात इस वक्त हैं, क्या ये फैक्टर है कि इमरान खान साहब की जमात भी शायद अगर इक़्तिदार में है, परवेज साहब तो चाहते हैं जो परवेज इलाही साहब के वो इक़्तिदार में रहें और पंजाब के अंदर डिलीवर कर जाएं और जो तरक्याती काम रुके हुए हैं वो प्रॉपरली खत्म करके जाएं। अब शायद इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक हो रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि पीडीएम की मियां जावेद लतीफ साहब की बात से तो लगता है कि पीडीएम वाकई ठीक है, ये चाहते हैं पंजाब में, लेकिन क्या वाकई चाहते हैं? क्योंकि वफाक के अंदर तो हुकूमत लेकर जो गले में पड़ा ढोल है वो बजाया जा रहा है और तमाम बुरे फैसले यानी मुश्किल फैसले करने हैं, उनका बैकलैश भी आना है, उनका ब्रंट भी फेस करना है, आवाम से भी बुरा भला सुनना है। तो क्या पंजाब के अंदर वाकई पीडीएम चाहती है कि वो इक़्तिदार में आए? मेरे ख्याल में मुनीब, अगर ये नहीं होता तो फिर शायद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के खिलाफ, तो फिर उस वक्त उसके बाद ये फौरी इलेक्शन में चले जाते और वो पीरियड था जब पीडीएम को बहुत फायदा होता अगर फौरी इलेक्शन में चले जाते। इतना लेट डिले करने के बाद, और फिर उसके बाद एक अटेम्प्ट तो की थी ना उन्होंने हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाने की, इसका मतलब ये वो चाहते थे, और अगर उस वक्त वो चाहते थे तो अब क्यों नहीं चाहेंगे? वो सेकंड अटेम्प्ट भी चाहेंगे कि उसमें, लेकिन इसमें भी सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो रिस्क एलिमेंट तो अपनी जगह है। जो पीडीएम को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है वो ये कि अगर पीटीआई और पीएमएलक्यू के दरमियान सीट एडजस्टमेंट आइंदा इलेक्शन का नहीं हो पाता, जिसकी कोशिशें हो रही हैं, बल्कि ये भी खबरें आई हैं कि मर्जर की बात हो रही है कि पीटीआई और पीएमएलक्यू जो है पीटीआई में मर्ज कर जाए, जो कि बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होगा परवेज़ इलाही साहब के लिए और पीएमएलक्यू के लिए। लेकिन अगर इनमें ये तय नहीं हो पाता तो फिर मेरा ख्याल है फिर पीडीएम को ये एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि पीएमएलक्यू और पीटीआई के दरमियान अगर ये ब्रेकअप हो जाता है, वो कि मोनिस इलाही तो कम्प्लीटली इस वक्त पीटीआई का साथ देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। और मैं हैरान नहीं हूँगा कि वो इस ऑप्शन पर भी देख रहे हों कि अपना ग्रुप भले लड़े, लेकिन ये इंतखाबात अगर हम
बल्ले के निशान पे लड़ लें तो उसमें क्या हर्ज होगा। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल समरसॉल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा माजी में भी रही हैं, लेकिन इस तरह की समरसॉल्ट हम देखते रहे हैं। लेकिन ये जो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ये दोनों जमातों के लिए, यानी दोनों इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी और पंजाब की इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा टेस्ट होगा आइंदा इंतखाबात के लिए, क्योंकि ये एक आखिरी चीज़ होगी बिफोर द जनरल इलेक्शन जो कि ये करवा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अप्रैल में शेड्यूल्ड, अब नहीं होते अलग बात है, लेकिन शेड्यूल्ड अप्रैल में लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने हैं। और ये भी चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है कि अगर इस स्टेज पर हम तहलील कर देंगे तो अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन जो कराएंगे तो वो फिर जाहिर है हम लोग नहीं कराएंगे, वो फिर न्यूट्रल सेटअप नहीं कराएगा कोई। तो ये सारे एलिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बहरहाल उन्होंने 11 से पहले लेके, ताकि जो अदालत में फिर वो जाके ये कह सकें कि अब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है और अब हमारा ये राइट है कि हम तहलील करें। ठीक, आदिल ताजेब साहब, बहुत सारी चीजें, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सियासी नहीं होती, उनके अंदर और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। वो कि अब ये तासुर, इसको जोर इस पे दिया जाता है कि नहीं अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन कुछ हालात शायद बदल कर भी नहीं बदलते। पंजाब जो कुछ होने जा रहा है या हो रहा है, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब खालिस्तान सियासी मनूवरिंग से एतमाद का वोट लेंगे या नहीं ले पाएंगे, या कुछ और भी हो सकता है आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक? मुनीब देखें, इस वक्त तो अगर पीटीआई के गिले शिकवे देखें तो वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे एमपीएस को कॉलें आ रही हैं। तो ये तो अगर तो वहाँ पर अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो पीटीआई की बकौल वो तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत को गिराने के लिए हो रही है। लेकिन जो इस वक्त मुल्की सिचुएशन है, देखिए पीएमएलएन के आज भी, और जावेद लतीफ़ साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी बार बार कह चुके हैं, बड़े सीनियर रहनुमा, वो ये इकरार अब करते हैं कि हुकूमत में आना जो थी वो गलती थी, लेकिन हम इस वक्त सियासी कॉस्ट मुल्क के लिए पे कर रहे हैं। तो मेरी समझ से ये बालातर है कि पंजाब में दोबारा एक मिस एडवेंचर करके, एक दफा पहले भी कर चुके हैं, एक मिस एडवेंचर करके हुकूमत लेकर सियासी कॉस्ट में क्यों अपना इजाफा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इस वक्त नंबर गेम जो है वो पीटीआई और परवेज इलाही के पास है। एक इंप्रेशन तो ये आएगा कि जी जरदारी साहब बैठे हुए, अभी तो सिर्फ इल्जामात है, हमारे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन अगर 6-7 लोग भी पीटीआई के टूट जाते हैं तो इंप्रेशन ये आएगा कि देखें आपने जो भी उनको दिया, मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग की जो भी किया, आपने परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी। मेरे ख्याल में इस वक्त पीडीएम को जो सूट करता है ज्यादा वो ये है कि अगर तो देखिए परवेज इलाही साहब, असल इम्तिहान जो है वो परवेज इलाही साहब का है। अगर वो अदम एतमाद का वोट ले लेते हैं, उसके बाद मुनीब उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने असेंबली तहलील करनी है इमरान खान की, जो एक लाइन है इस वक्त जो उनका बयानिया है, और वो इस वक्त इस पोजीशन में है नहीं, क्योंकि पीटीआई जो पीएमएलक्यू जो पीटीआई से हासिल करना चाहती थी सीट एडजस्टमेंट से लेकर बाकी मामला तक, उनके मामलात अभी तक सेटल डाउन नहीं हो पाए। तो अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं और फिर इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं कि जी आप असेंबली तोड़ें, और परवेज इलाही साहब पर दबाव है असेंबली ना तोड़ने का, हर तरफ से है, फिर पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं कि जी आपने एक माइनॉरिटी पार्टी को तो वज़ीर-ए-आला बना दिया, अब वो आपके कहने पे असेंबली भी तहलील नहीं कर रहे। तो देखिए ये दोनों जानिब से इस वक्त ये जो मामला हो रहा है, मेरे ख्याल में आखिर में स्टेटस को ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि असेंबली तहलील होना जो है वो इस वक्त किसी एक सियासी जमात के मफाद में भी नहीं है। पीटीआई के पास पंजाब की गवर्नमेंट है, वो लूज कर जाएंगे, केपी लूज कर जाएंगे, और अगर पीडीएम के जो यहाँ पर मरकज में मसाइल हैं, अगर ये पंजाब में एक दफा फिर वहां पे फंस जाते हैं कि जी परवेज इलाही नाकाम होते हैं एतमाद का वोट लेने में, दोबारा दूसरा सीएम इलेक्ट होगा, उसमें महीने 2 महीने का टाइम लग जाएगा, मामला फिर अदालत में चला जाएगा, तो पीएमएलएन का फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन है, इकोनॉमी को लेकर मुश्किल फैसले इस वक्त हो नहीं रहे, जितने करने थे वो कर दिए, लेकिन जो मुश्किल फैसले अब भी करना है उसके बगैर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में दोबारा जा नहीं सकते। ये कड़वा घूंट अब पीएमएलएन अगर पिएगी तो मजीद सियासी कॉस्ट पे करेगी। उसके अलावा जो टीटीपी का और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, रीग्रुपिंग है, वो एक और बड़ा इशू है।
तो ये जो इस वक्त मुल्की मसाइल हैं, देखिए कल मरकजी हुकूमत ने बड़ी एक ज़बरदस्त पॉलिसी अनाउंस की एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, जो एनर्जी की बचत या बचाव या किफ़ायत शारी, आप जो भी उसे नाम दें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। पंजाब इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा, केपी इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। इस वक्त मुल्क को कंसेंसस की ज़रूरत है, ये सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर और जो इकोनॉमी है उसके मामले पर। तो पीएमएलएन को भी इस वक्त सूट ये करता है, पीडीएम की जो अलायंस जमाते हैं, कि आप पंजाब में ज़्यादा एडवेंचर ना करें। और मेरे ख्याल में ये एडवेंचर फिर आखिर में मिस एडवेंचर ही साबित होगा, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं भी लेते, और कुछ इतलात ये हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि 6 से 7 लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो शायद परवेज इलाही को ये वजह बनाकर वोट ना दें, बल्कि आज तो मोमिना वहीद जो उनकी एमपी हैं खातून, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है कि जी परवेज इलाही साहब को जो है मैं एतमाद का वोट नहीं दे सकती, उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो अगर ये हो भी जाता है तो फिर सीएम इलेक्ट करवाने के लिए कहां से तादाद पूरी करेगी पीएमएलएन या जरदारी साहब? जाहिर बात है बात फिर उसी तरफ जाएगी कि आपकी जो असल मसाइल से तवज्जो है वो हटकर पंजाब की तरफ चली जाएगी। और एक पीएमएलएन को जो इंप्रेशन मजीद जायल करना है वो ये है कि देखिए, जब पीएमएलएन की चंद हफ्तों की हुकूमत बनी, उससे पीएमएलएन को सियासी तौर पर एक नुकसान हुआ। एक बयानिया पीटीआई ने यह बनाया कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, सूबे में उन्होंने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर लगा दिया है। तो अब की बार भी पीपल्स पार्टी भी इस पे खुश नहीं है। पीएमएलएन का अभी भी उम्मीदवार हमजा शहबाज ही होंगे। कल बल्कि इनके जो मुर्तजा हसन साहब है, पार्लिमानी पार्टी के लीडर पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि पीएमएलएन को इस पर सोचना होगा कि अपने घर से ये चीज जो है वो कहीं बाहर ना जाए। तो इसका मतलब ये कि जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, सबके अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन पंजाब में मुझे स्टेटस को मेंटेन होते। ये बात बहुत अहम है, मैं इस पे बात करता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पर। और जो बातें फवाद चौधरी साहब ने की है बहुत अहमियत है, क्योंकि ये सिलसिला एक दफा दोबारा जोर पकड़ रहा है। और पहले अगर किसी के ऊपर एफआईआर करवाना चाह रहे थे जनाब इमरान खान, आज बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट ना करने की जिम्मेदारी भी वो किसी और पर डाल रहे हैं, और इशारा वाज़ेह है कि वो किस पर डाल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात कर लेते हैं हमारे साथ। इमरान खान साहब पर हमला होना निहायत काबिल मजम्मत है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब फवाद चौधरी ने की, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि एक बड़ी मंसूबाबंदी के साथ इमरान खान साहब पर हमला हुआ है। मतलब उन्होंने एक टाइमलाइन शेयर की जिसमें वो बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मरियम औरंगजेब साहबा बताती हैं 13 सितंबर 2022 को कि कल मियां जावेद लतीफ साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर मियां जावेद लतीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 14 सितंबर को, जिसमें मियां साहब जो मजहबी कार्ड है बकौल फवाद चौधरी साहब के वो इस्तेमाल करते हैं और इमरान खान साहब पर मजहब की तौहीन का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने कहा जी बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया गया और फिर इसी मजहबी मुनाफरत को बहाना बनाकर इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। आज वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हमने तो JIT भी बना दी, उसके कन्वीनर भी लगा दिए, लेकिन उस JIT से पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस के ही अफसरान ने कोऑपरेट नहीं किया। जबकि उन्होंने ये तक कह दिया आज फवाद चौधरी साहब ने कि जो SHO थे उनको DPO ने मोबाइल दिया और कहा कि जी ये कन्फेशनल स्टेटमेंट फौरी तौर पर बनवाएं। और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अभी इमरान खान साहब लाहौर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ऑन एयर होगी और जिन सहाफियों के ट्विटर हैंडल से वो आई उनके बारे में भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि जी ये टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चली। क्या ये वो वाहिद तरीका रह गया है कि वो जिससे एस्टैब्लिश करें कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई? ये बात मियां साहब मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि आपका बाकायदा तौर पर अब उन्होंने जिक्र किया है कि जी आप लोग इस सारे प्लानिंग के अंदर शामिल थे और वो हवाला यही दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन जो नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ी, उसमें भी वो ताकतवर हलकों का जिक्र कर रहे हैं। आपका रिस्पांस क्या है? क्योंकि अब उन्होंने आपका बाकायदा तौर पर नाम लिया है कि कैसे टाइमलाइन सेट हुई, पहले मरियम औरंगजेब साहब आती हैं, फिर अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं मुनीब अगर आपकी इजाज़त हो तो जो अभी सवाल आपने किया आदल शाहजेब से और वो जवाब दे रहे थे, इस पे एक जुमला कहने की इजाज़त दें। पहली बात तो यह है कि जब हमने मरकज़ में अदम एतमाद किया था तो उस वक्त भी पेश नज़र ये था, हुकूमत करना नहीं था,
ये था कि अगर निगरान सेटअप आएगा तो मालियाती अदारे जो हैं वो उनसे उस तरह कंफर्टेबल नहीं होंगे और पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। आज जो हम पंजाब की हुकूमत या लेने की बात नहीं है, पंजाब असम्बली बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज भी मुल्क मुतम्मल नए इलेक्शन का नहीं है, हालात वही हैं। दूसरे सियासी तौर पे हम ये चाहते हैं कि इसके पेंडिंग केस जो हैं उनका फ़ैसला आए ताकि इसके करतूत लोगों तक पहुँचें, ताकि लोग समझ सकें कि इसकी असल हकीकत क्या है। अब आ जाए जो आपने सवाल किया है मरीब, देखें मैं शायद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो दूसरे दिन या उसी दिन आपके प्रोग्राम में आपसे थोड़े तलख जुमलों का तबादला भी हुआ था, हालांकि आप मेरे बड़े ही अजीज़ छोटे भाई हैं, मगर मैं क्योंकि एक हकीकत को जानते हुए बात कह रहा था, आप किसी और पैराए में देख रहे थे। मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन ओथ ये बात कहने लगा हूँ कि अगर किसी मनसूबा बंदी से हमने किया हो, अगर हमारे जहन में ये बात हो कि खुदा न खास्ता इसका उससे कोई नुकसान हो जाए ज़िंदगी का, तो हमारे पे भी खुदा की लानत हो और ये मनसूबा बनाने वालों पे भी खुदा की लानत हो। मगर झूठ से इस तरह का काम कहाँ, हमारे पेश नज़र जो बात थी वो मैं खुल के बात कहता हूँ, कहता रहूँगा, वो ये है कि भाई आप मज़हब का जो आप इस्तेमाल करते हो, जिस तरह मजहबी टच की बात करते थे तकरीरों में, वो बातें यार आप हर चीज़ करो, मगर आप आयात को, सहाबा इकराम को या उन रवायात को आप मिस कोट कर रहे हो, अपनी मनपसंद तर्जमा करते हो चौकों चौराहों में या जलसों में। आपका ये राइट है कि आप अपने घर में जिस तरह चाहें आप गुफ्तगू करें, जो चाहें करें, मगर आप पब्लिक में आके जब उस तरह की बात करते हो तो मजहबी अकीदा या मजहबी जज्बात लोगों के मजरूह होते हैं। खुदा के लिए आप इस तरह ना की करें। अगर आपने मजहबी टच देना भी है तो उलमा इकराम से तस्दीक किए बगैर आप गुफ्तगू ना किया करें, ये था उसका मकसद। और आज भी मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। और आज फिर से ये कहूँगा कि अल्लाह उसको महफूज रखे, मगर फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको हदायत भी दे, इसका गलत इस्तेमाल ना मैं करूँ ना कोई और करे। अब जहाँ तक तल्लक है फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू का, मुझे ये बताएं, आपने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में, प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की कि एक ऐसे शख्स को JIT का सरबराह बना दिया गया जिसके बारे में सारा पंजाब तो कम से कम जानता है, पाकिस्तान ना भी जानता हो, कैसा वो शख्स है, कहता है कितनी देर रह गई है उसकी सर्विस में और क्या क्या उसके मकासद हैं। अब तीसरी बात यह है कि अपनी बनाई हुई JIT जो है उनकी, उसमें बार बार अफीसर की तब्दीली वो खुद क्यों करते रहे, इस वजह से कि जो शख्स उनको थोड़ा सा भी महसूस होता था कि ये इम्पार्शल होगा, ये आज़ादाना तहकीकात करेगा, उसको वो तब्दील कर देते थे। अगले दिन वो जो कहता था JIT का सरबराह जिसको इन्होंने लगाया हुआ है, वो नाम देता था, उसको लगा देते। तो इस JIT पे यकीन कौन करेगा। और दूसरे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर JIT का मकसद ये था कि उस हादसे का, उस एक कहने के अफसोसनाक वाक़े का तह तक पहुंचा जाए, जिसका ये जिक्र करते हैं कि लियाकत अली खान का वाक़या हो, वो भी आज तक नहीं पता चल सका, तो ये कैसे पता चलेगा। भाई अगर इस सदी में हम पता करना चाहते हैं तो फिर लाजम था कि इस JIT में कौमी जो एजेंसियां हैं उनके भी लोगों को शामिल किया जाता। जो एक तरीक़ाकार है JIT बनाने का, उसको मुतनाज़ा ना उस JIT को बनाया जाता, अपनी पसंद के लोगों को शामिल ना किया जाता। वो एक बहुत आला, बहुत प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के, उनके ऊपर तो इमरान खान साहब FIR कटवाना चाहते थे। मेरे ख्याल में वो तो अच्छा ही शायद हो कि वो एजेंसी उसके अंदर शामिल ना हो, क्योंकि वो तो फिर अगर उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए और फिर वो इमरान खान साहब कहेंगे नहीं जी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो ये तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो तासुर दिया है वो बड़ा खतरनाक है। मदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बात जिस तरह से वो JIT बनी,
अब वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे बनी, जो अफसर उसके कन्वीनर हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं और बाकायदा तौर पर मतलब वो इट्स अ नोन फैक्ट, कोई ऐसी बात नहीं जो ढकी छुपी है, और वो इमरान खान साहब के लिए बाकायदा कैनवसिंग भी करते हैं, एक बाकायदा तौर पर उनकी एक बहुत ज्यादा कुर्बत है इमरान खान साहब से। ये पुलिस के अंदर ये बात हर एक को पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इल्जाम इमरान खान साहब की जमात की जानिब से लगाया जाना कि जी फलाना अफसर जो है उसने तो कॉपरेट नहीं किया, डीपीओ ने अपना मोबाइल देकर एसएचओ से ये करवाया, और उस जीआईटी के अफसर भी तब्दील होते रहे फिर बीच में से। आज वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन भी एस्टेब्लिशमेंट ने इम्पार्शियल नहीं होने दी, और कौन लोग थे जो इतने ताकतवर थे जिनके सामने डीपीओ ने अपना मोबाइल भी नहीं दिया फोरेंसिक के लिए। ये चीज इसका कोई वजन है, खासतौर पे जो मियां साहब ने कहा कि इस जीआईटी की रिपोर्ट को कौन मानेगा जिसके अंदर ऐसे लोग शामिल हो जो खासतौर पर फेवरेट है इमरान खान। देखिए मुनीब, पहले तो ये कि जब ये वाकया हुआ तो जाहिर है पंजाब में ही वाकया हुआ था। बेसिकली तो इनिशियली तो मॉरली और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की जाती है कि उन्होंने पहली चीज़ ये कि क्या इससे पहले इमरान खान को ये सिक्योरिटी अलर्ट थे और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब की स्पेशल ब्रांच की तरफ से या आईबी की तरफ से इस तरह के अलर्ट थे, इसको सामने रखना चाहिए। फिर दूसरे देखें जीआईटी जो भी बनी, जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियली हुई उसमें तो वो निशान ही मिटा दिए गए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कि जिस जगह वाकया हुआ हो उसको आप फौरन कॉर्डन करते हैं, तो वो कॉर्डन नहीं किया गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जीआईटी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब पुलिस पे डाली है या वजीराबाद की पुलिस पे डाली है कि वो जिम्मेदार थे कि उन्होंने इसको क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, उस एरिया को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया। फिर वो जो मुल्जिम है उसका पूरा रोल जो है वो बहुत डूबियस सा है। वो ये भी बात ठीक है कि वीडियो एकदम कैसे बन गई, कैसे लीक हो गई, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। आज वो मुल्जिम, उस मुल्जिम को उसके ऊपर जो है वो कि कितने अरसे बाद आपने मुल्जिम का कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जाके 164 का। अब ये जो भी जीआईटी की रिपोर्ट है सही है गलत है जो भी, मैं उसे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन ये अल्टीमेटली तो उसी केस में जाएगी जो केस आपने मुल्जिम पे लगाया है, और वो मुल्जिम उसी केस में ये जीआईटी आगे जाएगी। उसकी फिर कोर्ट किस तरह डायरेक्शन देता है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो है अब जो है ये सिर्फ पॉलिटिकली खेल खेला जाएगा। अदरवाइज ये केस ख़राब हो गया है, ये केस ख़त्म हो गया है, ये केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। और ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में हमने यही होते देखा है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो का केस हो, उसका भी मंतकी अंजाम क्या हुआ है, आपने वहाँ भी यही हुआ था कि आपने क्राइम सीन जो है वो मिटा दिया था। मुर्तज़ा भुट्टो के केस में भी यही हुआ कि क्राइम सीन मिटा दिया गया। तो ये समझ में, तो मुझे ये लगता है कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जीआईटी हुई है, उस पर जाहिर है पीएमएलएन का अपना मौक़िफ़ है, दूसरों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये केस को किसी जगह ले नहीं जा रही, ये केस को किसी जगह मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रही। क्या इसके नतीजे में लोग गिरफ्तार होंगे, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो अगर कुछ नहीं होगा और खुद पीएमएलएन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यानी आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप अगर एफआईआर नहीं काट सकते तो फिर तो वैसे ही मॉरली वजीर आला को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर वो एक केस की एफआईआर नहीं कटवा सकते तो फिर ऐसे वजीर आला को इमरान खान एतमाद का वोट क्यों दिलवा रहे हैं? वो इमरान खान साहब, ये बड़ी अहम बात है वाकई। मतलब जो आपने फरमाया ये बड़ी अहम बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने बाद में ये कहा कि परवेज इलाही साहब को तो कसूर ही कोई नहीं। परवेज इलाही साहब और सॉरी मोनिस इलाही साहब ये कहते रहे कि आप अपनी मर्जी का थानेदार दे दें, यानी एसएचओ दे दें, वो थाने के अंदर हम उसे पोस्ट कर देते हैं, वो एफआईआर उससे दिलवा दे। लेकिन कोई एक एसएचओ भी नहीं दे पाए उस इलाके के अंदर, क्योंकि कोई ये करने के लिए तैयार नहीं था। और परवेज इलाही साहब भी खलवत में जलवत में ये बात फरमाते रहे कि भाई आप एक डेकोरेटेड फौजी अफसर के ऊपर नामजद एफआईआर कैसे दिलवा सकते हैं, और अगर ये दिलवाएंगे तो ये तो इससे तो भट्टा ही बैठ जाएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मैं आदिल शाजिद साहब से चाहूंगा इसके ऊपर भी। जी सर, जी 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 मैं सिर्फ एक लाइन, असल चीज ये है कि जो भी इमरान खान कह रहे हैं कि परवेज इलाही का कसूर नहीं है, वो कैसे कसूर नहीं है परवेज इलाही का? परवेज इलाही पब्लिकली ये बात करे ना कि जी वो ये एफआईआर जो इमरान खान कटवाना चाह रहे थे वो क्यों नहीं कटवा। परवेज इलाही
के सामने तो अभी तक यानी ऑफिशियली परवेज इलाही ने इस पर कुछ नहीं कहा है। तो एज ए चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही क्या ये चीज़ ओन करते हैं कि इमरान खान ने उन्हें ये FIR कटवाने का कहा और उन्होंने नहीं कटवाई FIR, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन थी कि एक सिटिंग आर्मी ऑफिसर पर इस तरह FIR नहीं कटवाई जा सकती है, या ये कि उन्हें दबाव था? तो असल चीज़ ये कि JIT ने इस हवाले से कोई फाइंडिंग्स हैं JIT की कि FIR किसने नहीं कटवाई और क्यों नहीं कटवाई गई, और क्या वो रिपोर्ट सामने आएगी, वो बात आपने ये सवाल वैलिड है, ये शायद रिपोर्ट सामने आएगी तो हमें पता चलेगा कि क्या इसके ऊपर JIT ने कुछ लिखा है नहीं। मैं आज भी आना चाहूंगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, अब आदिल शाहजेब साहब से शुरू करेंगे, एक तो इस मामले के ऊपर भी और एक ये कि क्या वाकई जो इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके अंदर वजन है कि सबको इकट्ठा करवा रहे हैं और गवर्नर साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने टास्क दिया है कि MQM को इकट्ठा करे ताकि इमरान खान साहब का रास्ता कराची के अंदर रोका जा सके। एक ब्रेक के बाद बात आती है। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आदिल साहब जरा क्विकली दो चीजें आपसे पूछनी है। पहली तो ये कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ताकतवर हलकों ने इन्वेस्टिगेशन भी इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल की अब तक ठीक नहीं होने दी और JIT बड़ी माजूर रही इस मामले में कि वो DPO ने भी उनसे ताउन नहीं किया, DPO साहब ने। क्या ये इल्जामात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है उन पे कातलाना हमले की वो भी कोई नहीं होने देना चाह रहा? देखिए मुनीब, एक तो बदकिस्मती से जो बीमारी का मामला हो या किसी पर इस तरह के हमले का मामला हो, उस पर तहरीक इंसाफ खुद जो है वो माजी में ऐसी सियासत करती आई है कि मैं इसे मकाफात अमल का नाम दूंगा। ऑल्दो जो भी इमरान खान साहब पर जिस किस्म का हमला हुआ, जो कि खुद वो कह रहे हैं कि जी फलां ने कहा, उसकी मजम्मत तो करनी चाहिए, लेकिन उनके पास सबूत क्या है? उन्हें अगले दिन पता चल जाता है कि ये 3 लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं, उनमें एक वो हाजिर सर्विस अफसर का नाम भी लेते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि मुझे अंदर से खबर है कि किसने ये साजिश करवाई, कहां पे हुई। तो आप लेके आए ना वो सबूत सारे अपनी JIT में आप लेके आए। देखिए जब कुलसूम नवाज का जब तक इंतकाल नहीं हुआ इन्होंने उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया। अबसार आलम और असद तूर पर इस तरह के जब हमले हुए तो वो क्या उस वक्त कहते थे कि लड़की का भाई, उन्होंने वो स्टोरी और वो मतलब यहां तक वो चले गए। तो हम इस मामले को सीरियस लेना चाहिए, इसमें इंसाफ होते नजर भी आना चाहिए, लेकिन इशू ये है ना कि इमरान खान इतने ताकतवर सियासी रहनुमा हैं अपनी पार्टी के अंदर कि वो कासिम सूरी से गैर आईनी इकदाम करके, असम्बली सदर आरिफ अलवी से गैर आईनी इकदाम करके तहलील करवा सकते हैं, अपने ही वजीर आला से वो FIR नहीं दर्ज करवा सके। ये तो समझ नहीं आ रही ना। और मजहर साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि अगर मॉरली स्पीकिंग परवेज इलाही साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था। वो तो पब्लिकली अगर ये कह सकते हैं कि मैं जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक इंसाफ की तरफ गया, तो पब्लिकली ये भी कह दें कि वो दबाव किस तरफ से आ रहा है। देखिए ये पूरा मामला ऐसे है कि इस पर तहरीक इंसाफ सियासत ज्यादा करती आई है और वो खुद भी शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वरना इमरान खान साहब ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स मजा का खेज ना देते बाद में कि जी इमरान इस्माइल के भी कपड़ों से 4 गोलियां निकली हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इस मामले पर मेरा ख्याल है क्योंकि इसमें एक जिस तरह आपने कहा डेकोरेटेड हाजिर सर्विस अफसर का नाम है, फिर बाकी वो शहबाज शरीफ साहब पे भी इसका इल्जाम लगा चुके हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होनी चाहिए। लेकिन जहां पर आपकी हुकूमत है, आपका CM है, आपका IG है, आपके परवेज इलाही साहब तो एक नोटिफिकेशन पे IG को उठा के कहां से कहां फेंक देते हैं, विफाक के वो इस पर अहकामात भी नहीं मानते। तो एवरीथिंग इज इन योर डोमेन। हाँ, अगर तो कोई प्रेशर है परवेज इलाही साहब पर, तो ये परवेज इलाही साहब को सामने आकर बताना चाहिए और फिर मैं और आप भी उस पर खुल के बोल सकते हैं कि यार ये इस तरह के प्रेशर्स और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो जहां तक MQM के मामलात हैं, तो कामरान टिसोरी साहब जो हैं, वो गवर्नर साहब, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए, आज उनसे काफ़ी तफसीली मेरी बात भी हुई है और ये जो सवालात आप उठा रहे हैं ये सारे उनसे मैंने डिस्कस भी किए। देखें इस वक्त MQM के सारे धड़े जो हैं इकट्ठे होना उनकी अपनी ज़रूरत है। आप सारे कराची के ज़िमनी इंतखाबात उठा के देख लें, PSP जो है वो 3रे नंबर पर आ रही है, MQM पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ रही है। फारूक सत्तार साहब जो है उनका तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा वो वोट नहीं ले पा रहे। तो ये इस वक्त उनकी अपनी बका का इशू है। हो सकता है कि कोई और भी चाह रहा हो कि MQM इकट्ठी हो जाए और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे, लेकिन उस किस्म के शवायद अभी तक हमारे सामने नहीं आए। जहां तक एक इसमें एक अहम नुकता यह है
मैं जरा मदद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं। मदद साहब, आप जरा इसके ऊपर कुछ कमेंट कर दें कि ये सियासी तौर पर ऑर्गेनिक एक कोशिश है या इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी शामिल है? मुनीब, कुछ और फैक्टर तो हैं इसमें, तो कोई मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कह सकता हूं कि वो फैक्टर हैं, लेकिन वो फैक्टर आज के नहीं हैं, वो फैक्टर काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और 2018 से पहले भी एक अटेम्प्ट हुई थी सबको। प्रॉब्लम जो सबको फेस करनी पड़ रही है वो ये कि एमक्यूएम के अंदर इतने स्प्लिट हो गई है कि इनको अगर इन सब की अव्वल तो तीनों की अगर इस वक्त तो 3 ग्रुप की यूनिफिकेशन की कोशिश हो रही है, क्योंकि एमक्यूएम हकीकी इसका हिस्सा नहीं है, एमक्यूएम लंदन इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो भी इमीडिएट फ़ायदा तो नहीं होगा इनको, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर 15 जनवरी को हो जाते हैं, इसका चीज़ का कभी इम्कान है कि अगर 15 जनवरी को लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो शायद एमक्यूएम बॉयकॉट कर दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों से जो मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये इस स्टेज पर मुमकिन नहीं नज़र आता डिलिमिटेशन, और उसके उनके पास जवाब है। उन्होंने कहा कि जी इससे पहले हम कोशिश करते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी, हाई कोर्ट भी, तो मुझे लगता नहीं है कि ये मामला इस तरीके से सेटल डाउन हो पाएगा। लेकिन उसके लिए फिर ऑप्शन यही रह जाता है एमक्यूएम के पास। लेकिन अगर इस वक्त मर्ज करके वो इलेक्शन लड़ते हैं और 30-40 यूसी वो जीत जाते हैं, 30-40-50 यूसी वो जीत जाते हैं, और पीपल्स पार्टी भी अगर जो है सीटें जीत जाती है, तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ये भी हो रहा है कि हम मिलकर भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है, इस वक्त जो रेस में है मुझे नजर आ रहे हैं, वो पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। राइट। और इनमें से कोई दो जो है, वक्त खत्म होता है, इसके और मजीद बात हो आने वाले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह होती रहेगी। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा जी, का फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।